and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. मरा है मिस्टर वूजी मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम बताना चाहोगे तुम्हारा हंटर रैंक क्या है? मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और एक मैजिशियन टाइप हूँ। मिस्टर वूजी से कहते हैं सी रैंक का हंटर बी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं क्या तुम पीछे नहीं देख रहे, मेरे साथ एक बी रैंक की हीलर है। मिस्टर वूजी कहते हैं हाँ तुम्हारी बात ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक बी रैंक की हीलर है तो तुम टाइशिक को मार सकते हो। लेकिन वूजी अपने आप में सोच रहा होता है टाइशिक को तो डिवीजन वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एक पास वाला सी रैंक हंटर और एक कमजोर सी बी रैंक की हंटर, क्या ये दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं? इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मिस्टर वूजी से कहते हैं तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा, कुछ रिपोर्ट्स पर साइन करने हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो। जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से पूछता है आपने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं मुझे बताया कि तुम अपनी एबिलिटीज को हाइड करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, परेशान मत हो, हम लोग वापस आ जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आ चुका है, तुम इनकी इन्वेस्टिगेशन से नहीं बचोगे, लेकिन इस तरह डायरेक्टली तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा, इसे मेरा थैंक्स वाला टोकन समझ लो। मिस्टर वूजिन जिन्हों से कहते हैं जिन्हों मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि ई रैंक का हंटर एक बी रैंक के हंटर टाइशी को नहीं मार सकता और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा से तुम पर शक करना चाहिए कि तुम एक रीअवेकन हो। लास्ट टाइम हमने तुम्हें चेक किया था, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। जिन्हों से कहता है आपकी इस बात का क्या मतलब है? मिस्टर वूजिन से कहते हैं डांसू के साथ जब तुम डंजन में गए थे तो वहाँ पर उसके 8 साथी मारे गए, सिर्फ तुम और एक बी रैंक के हंटर वहाँ से जिंदा बाहर आए थे। लेकिन असल मसला ये है कि डांसू का छोटा भाई एक एस रैंक का हंटर है, तुमने उसका नाम तो सुना होगा, उसका नाम डांसू है और वो अमेरिका में रहता है और मुझे लगता है कि वो तुम लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। ये बात सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में वो उसका छोटा भाई है? मिस्टर वूजिन से कहते हैं इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन डंजन के अंदर क्या हुआ था, लेकिन इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि तुम दोनों वहाँ से जिंदा बाहर आ गए, लेकिन उसका भाई जिंदा बाहर नहीं आया। और क्योंकि उसका भाई एस रैंक का हंटर है इसलिए कानून भी उसके सामने बेबस है, क्योंकि एस रैंक के हंटर को हम मोजा भी कह सकते हैं या फिर चलती फिरती तबाही कह सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आकर तुम्हें मारना चाहता है तो कोई भी कानून या फिर कोई भी बंदा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि डांसू एक ऐसा हंटर है जिससे तो मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। जाने से पहले मिस्टर वूजिन से कहते हैं अगर हो सके तो अपने शहर को छोड़कर चले जाओ, अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। जिन्हों जल्दी से अपने स्टैट्स की तरफ देखता है, उसका लेवल 27 होता है और उसकी स्ट्रेंथ 72 पर होती है। जिन्हों कहता है मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं कि मैं एक एस रैंक के हंटर को हरा सकूं। 3 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद गोल्ड कंपनी का सीईओ जिसने टाइशी को वहाँ पर पैसे देकर बेचा था वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर सॉन्ग और जूही को छोड़ दिया जाता है। जूही सीधी जिन्हों के पास वापस आती है, उसके हाथ में वही मैजिकल कोर होता है जो कि 4th एपिसोड में जिन्हों ने जूही को दिया था। जिन्हों जूही को बस स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाता है, जूही आगे खड़ी होती है और जिन्हों से कहती है जिन्हों तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, पहले से काफी ज्यादा लंबे भी हो गए हो, लेकिन मैं उस दिन के बाद से जरा भी नहीं बदली। जिन्हों से कहता है तुमने भी बहुत सारी मुश्किल का सामना किया है, हर किसी के लिए चेंज होना मुख्तलिफ होता है। जूही से कहती है तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो गए हो, लेकिन एक हंटर बनना मुझे सूट नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं मॉन्स्टर्स को देखकर घबरा जाती हूँ और मेरे लिए अपने डर का सामना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक बी रैंक की हीलर हूँ, इसलिए मुझे ए रैंक की या फिर बी रैंक की डंजन्स को ज्वाइन करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं मॉन्स्टर से डरती थी, इसलिए मैं सिर्फ डी रैंक की या फिर ई रैंक की हंटर से ज्वाइन करती थी। ई रैंक की डंजन्स में मैं इसलिए भी जाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हें देख सकूं, मैं हमेशा तुम्हारी इंचीज को हील करती थी जो कि हमेशा तुम्हारी बॉडीज पर आती रहती थी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम इतना ज्यादा जख्मी होते थे कि मैं भी तुम तंग आ गई थी कि मुझे तुम्हें हमेशा हील करना पड़ता है। मैं तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ हंटर समझती थी, लेकिन तुम हर बार डंजन से जिंदा बाहर आते, ना सिर्फ अपना ख्याल रखते बल्कि बाकी की जान बचाते। तुम्हारी आंखों में हमेशा यही बात होती थी कि तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरह की आंखें मिल पाएंगी। मैं हमेशा डरती रहूंगी और डरती हूँ। साथ ही वो मैजिकल कोड निकालती है और जिन्हों से कहती है तुमने वादा किया था अगर हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे तो हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब ये मैजिकल कोड तुम्हें वापस कर रही हूँ। जिन्हों से कहता है लेकिन क्यों, इस वक्त क्यों? जूही मुस्कुराते हुए कहती है मैं रिटायर हो रही हूँ, अब मुझे हंटर्स का काम नहीं करना, मैं वापस अपने होम टाउन बुसान जा रही हूँ। अगर तुम वहाँ पर आए तो मुझे बताना, हम दोनों वहाँ बैठकर खाना खाएंगे, मैं तुम्हें वहाँ की फिश खिलाऊंगी। जिन्हों मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा और तुमसे कहूंगा कि मेरे साथ बाहर चलो और उस दिन खाने का भी मैं दूंगा। जूही मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा ठीक है, और साथ ही वो जिन्हों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जूही के वहाँ से जाने के बाद जिन्हों कहता है अब मेरे पास एक और वजह है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि मौत मेरा पीछा कर रही है। डांसू कोई आम सा बंदा नहीं है, वो एक एस रैंक का हंटर है और मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। और यही पहले से आपको याद होगा कि जिन्हों ने जिन्हों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसने 19 बार उसके साथ डंजन में जाना है, लेकिन उसने कहा था कि सिर्फ हम दोनों लोग ही डंजन के अंदर जाएंगे, बाकी के सारे लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए होंगे। तो यहाँ से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है। जिन्हों को बुलाता है कि हम लोग डंजन में जा रहे हैं। जिन्हों वहाँ पर पहुंच जाता है, जैसे वहाँ पर पहुंचता है वहाँ पर 8 हंटर्स होती है जो कि पेपर वर्क के लिए है, क्योंकि सी रैंक की डंजन के अंदर जाने के लिए इन्हें टोटल 10 लोगों की जरूरत होती है। जिन्हों सारे लोगों को देखा हैरान हो जाता है और कहता है ये सब कौन है? जिन्हों से कहता है ये हमारे टीममेट्स हैं, इन सभी के पास हंटर्स का लाइसेंस है, लेकिन ये लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें से एक लंगड़ा होता है, एक शराबी होता है, एक हाउसवाइफ होती है और एक स्कूल की बच्ची होती है, जबकि बाकी के सभी ऐसी हंटर्स होते हैं जिनके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं। जिन्हों स्कूल की लड़की की तरफ देखकर कहता है क्या बच्चे भी रेड में जा सकते हैं? जिन्हों से कहता है हाँ वो बच्चा अगर एक हंटर है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो एक डंजन में नहीं जा सकता। वो लड़की भी चिल्लाकर जिन्हों से कहती है तुम बच्चा किसको कह रहे हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक पूरी हंटर हूँ। जिन्हों से कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्या इससे पहले तुम कभी किसी डंजन में गई हो? वो लड़की से कहती है नहीं। जिन्हों से कहता है मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक की हंटर हो। जिन्हों सबसे कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोगों को डंजन के अंदर नहीं आना, यहीं बाहर बैठकर हमारा इंतजार करो, मैं और जिन्हों अंदर जाएंगे। जिन्हों सारे लोगों से कहता है कानून के मुताबिक हम 2 लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते, हमें 10 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ पर लाया गया है। तुम लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो, तुम लोग यहाँ बैठकर इंतजार करो। वो सब ये सोच रहे होते हैं ये तो एक सी रैंक की डंजन है, क्या ये दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे? क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उनमें से एक कहता है जितना तुमने हमें कहा था कि तुम हमें 3 मिलियन बोन दोगे, क्या तुम वाकई में देने वाले हो या नहीं? क्योंकि हम लोग डंजन के अंदर तो जाने वाले नहीं। जिन्होंने से कहता है हाँ क्यों नहीं, हर एक को 3 मिलियन बोन मिलेंगे और वो भी हर डंजन के सिर्फ बाहर बैठने के लिए। ये डील वैसे बहुत ही अच्छी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करना है और
और तुम्हें 3 मिलियन बोन मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी होगा किसी को नहीं बता सकते। अगर तुम लोग ऐसा करते हो और किसी को हम दोनों के बारे में बताते हो तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर 30 मिलियन बोन हमें देने होंगे। और ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। जिन्हों कहता है, जिन्हों मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। आज तुमने पहना क्या हुआ है? जिन्हों फिर से एक बहुत ही महंगा बॉडी आर्मर लेकर आता है, जो कि बहुत ही शाइनी होता है। जिन्हों से कहता है, अब जबकि हम सिर्फ 2 लोग डंजन के अंदर जा रहे हैं तो मुझे तो अपनी तैयारी कवर करना होगी। तुम तो जानते हो कि मेरे डैड मेरी प्रोटेक्शन को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस रहते हैं। जिन्हों आगे बढ़ता है और उसे अपनी उंगली से टच करता है। जिन्हों नीचे गिर जाता है। जिन्हों से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि इसको उतार दो। अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो उतार दो। जिन्हों रोना शुरू कर देता है और कहता है, अच्छा ठीक है उतार देता हूँ। और साथ ही उसे कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर जिन्हों बैग उठा लेता है और कहता है, चलो डंजन के अंदर चलते हैं, अब मैं रेडी हूँ। जिन्हों से कहता है, अब ये क्या है, तुमने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? जिन्हों से कहता है, अब सेफ्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े लड़की कहती है, क्या जो बाकी एक सीरिया की डंजन में सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले हैं? इनमें से एक तो बहुत ही बेवकूफ है। बाहर खड़े लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर ये दोनों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये 2 लोग मिलकर सीरिया की डंजन को क्लियर कर सकते हैं तो ये हाई रैंक की डंजन में क्यों नहीं जाते? किसी अच्छे से गिल्ड को ज्वाइन कर ले। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है, कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या करना है इनके काम से। उनमें से एक कहता है, समझिमू के बारे में मैं जानता हूँ, वो ई रैंक का हंटर है और उसे दुनिया का सबसे कमजोर 3 हंटर कहा जाता है। दूसरे वाला उसे कहता है, और दूसरा लड़का जिसका नाम जिनो है, जो हमें पैसे देने वाला है, वो एक बी रैंक का हंटर है। मुझे तो ये दोनों ही बहुत कमजोर लगते हैं। जबकि वो शराबी वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और कहता है, नौजवान लड़के हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता ये दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ ही घंटों के बाद जिनो डंजन की गेट से बाहर निकलता है, क्योंकि वो भागता हुआ डंजन की गेट से बाहर निकलता है। वो सारे से कहती है, तुम तो वापस आ गए, हमें लगता है कि तुम भाग कर आए हो। उनमें से एक पीछे गेट की तरफ देखता है और कहता है, ये लोग भाग कर नहीं आए, सिर्फ डंजन के गेट की तरफ देखो, डंजन का गेट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बॉस को मार दिया। जिनो भी बाहर आ जाता है और आते ही जिनो से कहता है, अभी डंजन कहाँ पर है? जिनो से कहता है, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जिनो चिल्लाकर बाकी सारे मेंबर से कहता है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज पूरे दिन में 3 डंजन को क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मना करेगा, क्योंकि तुम्हें बिना काम किए आज एक ही दिन में 9 मिलियन बोन मिलने वाले हैं। वो लड़कियों से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं, आगे से लोग है कौन? इन्होंने एक सीरिया की डंजन को क्लियर किया और अब ये दूसरी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन एक 100 ग्रेड का होता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर ग्रेड होता है। उस ग्रेड के मैनेजर के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है, उसे कहता है, सर जरा इस तरफ देखिए, किसी बंदे ने 200 मिलियन हज करके सारी सीरिया की डंजन के राइट्स हासिल कर लिए हैं। उसका मैनेजर भी जिसका बोलता हैरान हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है, सर कुछ दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ है, एक नई टीम स्टार्ट हुई है, जो पर्सनल अटैक फोर्स है। उन्होंने सारी सीरिया की डंजन को खरीद लिया है और वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत देकर। और अब हमारे खेल के लिए सीरिया की डंजन बची नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक सीरिया की डंजन की कीमत सिर्फ 7,000 थी। मैंने उनसे 100 मिलियन मांगे तो उन्होंने मुझे 200 मिलियन देकर मुझसे सारी डंजन खरीदी। उस पर्सनल अटैक फोर्स के लीडर का नाम जिनो है। मैनेजर से कहता है, मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। असिस्टेंट से कहता है, वो सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर्स का दूसरा बेटा है और ऐसा लगता है कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है इन सारी डंजन को खरीदने के लिए। मैनेजर से कहता है, लेकिन फिर भी उन्हें इसमें बहुत ज्यादा घाटा है, आगे वो इतनी महंगी डंजन को खरीद क्यों रहे हैं? मैनेजर से कहते हैं, क्या उसकी पर्सनल अटैक फोर्स में वो लड़का है जो कि उस डबल लेयर डंजन में जिंदा बच गया था, जिसका नाम संजिन है। असिस्टेंट से कहता है, हाँ वो लड़का भी इसके साथ है। हाँ का लफ्ज़ सुनते ही मैनेजर बहुत सा खुश हो जाता है, कहता है, ये तो हमारे खेल के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सभी से कहते हैं, यहाँ पर तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, मुझे डी रैंक के हंटर जिन हो और टी रैंक के हंटर जिन हूँ, इन दोनों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर मेरे पास ले आओ। और फिर साथ ही व्हाइट टाइगर ग्रेड वाले जिनों के बारे में सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। जिनों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान मुझे पता चलता है कि जिनो 3 इंस्टेंट्स के दौरान जिंदा बाहर निकला है, जबकि बाकी के सारे लोग मारे गए। सबसे पहले वो एक डबल लेयर वाली डंजन में फंस गया था, जहाँ से वो अकेला बचकर निकला था। दूसरा हादसा तब हुआ जब वो डांसू की पार्टी के साथ गया था, वहाँ पर 8 लोग मारे गए। तीसरी बार जब ये डंजन में गया तब एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम ताइशिक था वो मारा गया और उसके साथ इनकी पार्टी के 7 और बंदे मारे गए। जबकि जिनहू और जिनहो दोनों ही सेकंड रेड के दौरान मिले थे। जिनहू यूजिन आर्किटेक्चर्स का मालिक है, यानी कि उनका सेकंड सन है। और मैंने ऐसी भी बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले अपना एक ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे को इस काम पर लगाया है ताकि वो उसे ग्रिड का मास्टर बना सके। जिनहो की तो समझ आती है कि उसने अपनी एक अटैक फोर्स बनाई है क्योंकि वो एक ग्रिड बनाना चाहता है, लेकिन वो सी रैंक की डंजन में अपने साथ ई रैंक के हंटर को क्यों लेकर जाता है, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही। लेकिन उनकी पार्टी सी रैंक की डंजन को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रही है। इन सारी बातों से मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि मुझे लगता है कि जिनो एक रियल वेकेंड पर्सन है, यानी उसको डबल वेकेंड मिली है। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाते और बाइक की तरफ चल पड़ते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है, कहाँ पर जा रहे हैं? मैंने उनसे कहते हैं, सम जिनो एक डबल वेकेंड पर्सन है, मुझे उसे अपने ग्रिड में लेकर आना है, हम लोग उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तीनों बार डंजन में बहुत सारे लोग गए, लेकिन एक हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है वो जिंदा बाहर निकल आ गया। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मुझे तो यही लगता है कि उसे डबल वेकेंड मिली है। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि ताइशी को एक बी रैंक के हंटर से 100 में मार दिया, हालांकि उसके पास एक बी रैंक की हीलर भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक टाइप वाले हंटर हमेशा असैसिन टाइप वाले हंटर से कमजोर होते हैं। जरूर ताइशी को जिमू नहीं मारा होगा। चलो हम लोग उनकी डंजन से बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं आखिर जिमू है कौन, क्या वाकई में डबल वेकेंड है या नहीं। असिस्टेंट के पास उनका हैरान हो जाता है, कहता है, मैनेजर रुक जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाकई में बहुत ही हास होगा। नेक्स्ट सीन डंजन का होता है। जिनू और जिनहो डंजन के अंदर होते हैं, जहाँ पर बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वेयरवुल्फ की टाइप के होते हैं। जिनहो क्योंकि अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उनके पास से गुजरता है और अपने स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बिना अपनी डैगर को हाथ में पकड़े ही उन सारे बीस्ट को मार देता है। ये भी उसका एक स्पेशल स्किल है। और इसके अलावा जिनहो के पास अब स्टेल्थ है, यानी कि ताइशी की वो स्पेशल एबिलिटी जिससे वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, लाइव होकर कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि जिनहो वहाँ पर माना क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है, ये वाला स्किल तो मैंने इसका पहले कभी नहीं देखा, शायद ये मुझसे छुपा रहा था। ये तो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साथ ही जिनहो के स्टेट्स के बारे में दिखाते हैं, उसका लेवल 39 हो चुका है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ 97 पर पहुंच चुकी है। जिनहो अपनी वीडियो की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ और मुझे बहुत सारे नए स्किल्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हैं। जिनहो कहता है, ताइशी से जो मुझे स्किल मिला था वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है, उससे मैं अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड कर सकता हूँ और एक असैसिन की तरह अटैक कर सकता हूँ। इसके अलावा जिनहो की इन्वेंटरी में एक ड्रिंक होती है जिसकी मदद से वो अपने माना को रिजनरेट कर सकता है, माना जो कि इनकी एनर्जी की फॉर्म है। जिनहो कहता है, मैं स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा माना यूज
कंफ्यूज हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। लेकिन वो विलन की बहुत ज्यादा काम की है और उसी वक्त फिर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसकी तरफ आता है और जिन्हों फिर उसको भी मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है और साथ ही अलार्म बजने के साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि प्लेयर ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। जिन्हों का लेवल 40 पर पहुंचते ही उसे कहा जाता है कि आप तुम अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो क्योंकि उसकी स्टेट्स वाली विंडो में जहाँ पर पहले जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ था वहाँ पर अब उसे एक नई जॉब मिलने वाली है। जिन्हों कहता है अब ये क्या नई चीज है, जॉब चेंज का मतलब क्या हो सकता है। जिन्हों को याद आता है कि उसके स्टेटस वाली विंडो में जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ है, यानी कि अभी उसके पास कोई भी जॉब का टाइटल नहीं है। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गेट के मैनेजर उनकी डंजन के बाहर जिन्हों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। डंजन के सामने वो 8 लोग बैठे होते हैं, 2 लोग पार्टी कर रहे होते हैं जबकि 2 लोग ताश खेल रहे होते हैं और एक लड़का बात सुन रहा होता है। मैनेजर से देखकर कहते हैं कि हम लोग किसी प्लेग्राउंड में आ गए हैं। मैनेजर सबसे कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सब लोग डंजन के गेट के बाहर क्या कर रहे हो। वो स्कूल वाली लड़की से कहती है ये नो एंट्री जोन है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन। मैनेजर से कहते हैं बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, बड़ों के काम में दखलंदाजी मत करो। मैनेजर का असिस्टेंट भी उसे कहता है बेटा तुम घर चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो लड़की उसे कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करो। मैनेजर से पूछते हैं कि तुम इस पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर हो। वो लड़की से कहती है हाँ मैं भी इस अटैक फोर्स की मेंबर हूँ। ये सुनते ही मैनेजर सोचना शुरू कर देते हैं आगे यहाँ पर हो क्या रहा है। इनकी पार्टी के सारे मेंबर तो बाहर बैठे हैं तो रंजन के अंदर कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हों और जिन्हों दोनों ही रंजन के अंदर गए हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जिन्हों वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही पावरफुल हंटर है। हमें इस बंदे को अपनी टीम में लेना ही होगा और जिन्हों को रिक्रूट करने के लिए रंजन के बाहर आते हैं जहाँ पर वो रेड करने के लिए गए हुए हैं। मैनेजर बाहर का सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बाकी के सारे मेंबर बैठकर पिकनिक मना रहे होते हैं। मैनेजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद साम जिन्हों और जिन्हों दोनों ही बाहर निकल आते हैं। जिन्हों से कहता है तुम्हारा कल का क्या शेड्यूल है, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए मैं कल नहीं आ सकता। इसलिए अगर कल का डंजन का कोई प्लान है तो उसे कैसे कर दो। जिन्हों जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और कहता है हाँ मैंने वैसे कल का प्लान बनाया हुआ है, मैंने 3 डंजन को रिजर्व किया हुआ है, अगर तुम्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है तो मैं अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर देता हूँ। जिन्हों से पूछता है क्या वाकई में इसे कैंसिल करना जरूरी है। जिन्हों से कहता है हाँ कैंसिल करना लाजमी है क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर हम लोग उस डंजन के अंदर नहीं जाते तो 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जिन्हों से कहता है अच्छा ठीक है अभी कैंसिल मत करो। उसी वक्त मैनेजर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जिन्हों मुझे आपसे बात करनी है। जिन्हों से देखा हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं। मैनेजर आगे बढ़ते हैं और अपना कार्ड देते हुए कहते हैं मैं व्हाइट टाइगर गेट की मैनेजमेंट टीम से हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैनेजर जिन्हों को लेकर एक कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर बैठकर वो दोनों बात करते हैं। मैनेजर से कहते हैं तुमने व्हाइट गेट के बारे में सुना होगा। जिन्हों से कहता है हाँ मैंने सुना हुआ है, व्हाइट गेट काफी ज्यादा फेमस है। मैनेजर से कहते हैं मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, हम व्हाइट टाइगर गेट वाले तुम्हें अपने गेट में लेना चाहते हैं। यूजी आर्किटेक्चर वाले तुम्हें जितना भी पैसा दे रहे हैं हम तुम्हें उसका डबल देंगे, तुम लोगों को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ और अगर तुम अपनी स्किल्स के मुताबिक बेहतरीन काम करते हो तो हम तुम्हारी सैलरी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जो कि अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं ये तो एक बहुत बड़ी ऑफर है, मुझे लगता है कि ये जल्दी से मान जाएगा क्योंकि ये एक इवेंट का हंटर है, इतनी बड़ी ऑफर से पहले कहीं से नहीं मिली होगी। लेकिन जिन्हों मैनेजर से पूछता है पहले मुझे ये बताओ जिस बिल्डिंग में तुम लोग रहते हो जहाँ से तुम्हारा ऑफिस है उस बिल्डिंग की प्राइस कितनी है। ये बात सुनते मैनेजर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। मैनेजर से कहते हैं हम अपनी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को इस्तेमाल नहीं करते लेकिन जितने फ्लोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 50 बिलियन होगी इसकी कीमत। जिन्हों से कहता है और तुम वो सारी बिल्डिंग मेरे हवाले करना चाहते हो। मैनेजर ऑफिसर घबरा जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, हम तुम्हें अपनी बिल्डिंग क्यों देंगे। साथ ही मैनेजर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जिन्हों को बताता है कि मैं यूजिन्हों के साथ इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग मुझे देने वाला है जिसकी कीमत 30 बिलियन है। अगर तुम मुझे इसका डबल देना चाहती हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपनी बिल्डिंग को देने के बाद भी 10 बिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट गेट वाले तुम्हारी इस बात को मानेंगे। मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये बंदा कितना ज्यादा ग्रेट हो सकता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से यूजिन वाले इसको 30 बिलियन दे रहे हैं। यहाँ भी जैसे ब्लॉगिंग कर रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वाकई में से 30 बिलियन मिल रहे हैं या भी नहीं। जिन्हों अपना मोबाइल निकाला और मैनेजर से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इसको कंफर्म कर सकता हूँ। मैनेजर से कहते हैं जितना तुम मांग रहे हो ये तो मेरी एबिलिटी से बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं दे सकता, अगर तुम चाहो तो मैं अपने व्हाइट गेट के हायर आपके साथ नेगोशिएशन कर सकता हूँ। जिन्हों खड़ा हो जाता है कहता है तो फिर हमारे दरमियान कोई भी डील नहीं हो सकती, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैनेजर कहते हैं मुझे लगता है शायद मैंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, पहले मुझे उनकी ऑफर के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद मुझे अपने गेट वालों से बात करनी चाहिए थी और फिर आकर इससे बात करता। अब तुझे हमारे गेट को नहीं ज्वाइन करेगा। जाने से पहले जिन्हों पीछे की तरफ होता है उसे कहता है मुझे एक बात बताओ तुम्हें मेरे बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। और साथ ही जिन्हों अपनी स्नैप की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे बैकग्राउंड चेक कर रहे थे। मैनेजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिन्हों उसी वक्त उसके चेहरे पर छोटा सा कट लगाता है। इसके बाद तो मैनेजर और भी ज्यादा डर जाता है। मैनेजर कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक असैसिन टाइप हंटर है। जिन्हों से कहता है पीछे की तरफ मत घूमना। मैनेजर सोचता है अगर ये स्पेल इस्तेमाल कर सकता है और ये एक रीवेकेंड है तो इसका मतलब यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले वाकई में से 30 बिलियन देने को तैयार हो गए होंगे। मैनेजर जिन्हों से कहता है मैं जानबूझकर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, असल में हमारी मैनेजिंग कंपनी के बंदे ने कहा था कि एक नई पार्टी शुरू हुई है जो कि सीए की टेंडेंस को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रहे हैं, उसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि 3 बार एक्सीडेंट्स हुए हैं डंजन्स के अंदर और 3 बार तुम जिंदा बाहर निकले हो। अभी तुम एक्सीडेंट्स नहीं माना जाता क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सीडेंट नहीं समझ रहे और हमें शक है कि तुम्हें रीवेकनिंग मिली है, इसी वजह से यूजिन तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता है क्योंकि वो अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता है। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। जिन्हों मैनेजर से पूछता है मेरे बारे में कितने सारे लोगों को पता है। मैनेजर से कहते हैं सिर्फ मुझे और मेरे एक असिस्टेंट को जो कि इस वक्त होटल के बाहर बैठा है। जिन्हों सोचता है मुझे लगता है कि सीए की डंजन को जल्दी से क्लियर करने की वजह से मुझे नोटिस किया गया है। जिन्हों मैनेजर से कहता है मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले, अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चला तो मैं इसको समझूंगा कि तुम दोनों ने ये सारी बात फैलाई है और इस बात की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी। मैनेजर से कहती है वैसे तो ये सारी रिपोर्ट मुझे मैनेजर को पेश करनी थी लेकिन मैं बनना नहीं चाहता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपने असिस्टेंट को भी बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, वो भी किसी और को नहीं बताएगा। फिर जिन्हों से सामने आकर बैठ जाता है कहता है क्योंकि हम सीए की डंजन को खरीद रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं, इसलिए व्हाइट टाइगर वालों के लिए हम एक मसला बन चुके हैं, लेकिन कुछ अर्से तक हम लोग नहीं रुकने वाले, हम ऐसी डंजन को हरीका क्लियर करने वाले हैं। मैनेजर से कहता है यही तो मसला है, तुम लोगों ने सारी डंजन को खरीद लिया है, हमें अपने नए हायर किए हुए बंदों को डंजन के अंदर ट्रेन करना है, हम उन नए बंदों को सी रैंक से ऊपर की डंजन में नहीं भेज सकते। जिन्हों से कहता है तो फिर क्यों ना हम दोनों डील करें।
वेंजर से कहते हैं कैसी डील। जिन्हों से कहता है हम अपनी 3 सी रैंक की डंजन तुम्हें भेजेंगे, ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ आज के लिए है। अगर तुम इन सी रैंक की डंजन को हायर नहीं करते तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए कोई भी और डंजन नहीं बचेगी। वेंजर सोचते हैं हम अपने रिक्रूटर्स को दूसरे इलाकों में जाकर ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के गिल्ड्स के साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं इनसे डंजन खरीदने के अलावा। वेंजर से पूछते हैं हमें तुम्हें कितना पे करना होगा, तीनों डंजन का टोटल कितना होगा। जिन्हों वेंजर से कहता है तुम्हें हर एक डंजन का 300 मिलियन वोट देना होगा। वेंजर चिल्लाकर जिन्हों से कहते हैं सी रैंक की डंजन के अंदर से जितने मैजिकल क्रिस्टल्स निकलते हैं उन सबको मिलाकर भी 200 मिलियन वोट से ज्यादा की रकम नहीं मिलती। इस तरह तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम हमसे 300 मिलियन मांग रहे हो, चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, हम तुम्हें 200 मिलियन वोट देंगे। जिन्हों जल्दी से मान जाता है। वेंजर पहले हैरान हो जाता है, आज इतनी जल्दी मान कैसे गया। साथ ही जिन्हों वेंजर के साथ हाथ मिलाता है कहता है तो हमारी डील हो गई, 3 सी रैंक की डंजन हम तुम्हें देंगे, तुम्हें हमें 600 मिलियन वोट देने हैं, जल्दी से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साथ ही जिन्हों अपने पास एक पोशन निकालकर कहता है जो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, अपना मुंह खोलो। वेंजर अपना मुंह खोलता है, वो उस पोशन को उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही उसके मुंह में जाता है उसके चेहरे पर लगा हुआ कट बढ़ जाता है। ये देखकर वेंजर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है अब आई ये कौन सी एबिलिटी है। वेंजर जिन्हों से कहता है तुमने मुझे अपनी स्पेल की स्किल्स दिखाई और फिर अपनी हीलिंग एबिलिटीज भी दिखाई, क्या मैं समझूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। जिन्हों से कहता है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम किसी को इस बारे में नहीं बताओगे। फिर जिन्हों वहाँ से चला जाता है। वेंजर का सिस्टर भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है अब मैंने एक लाइट देखी, वो क्या थी। क्या जिन्हों के साथ नेगोशिएशन अच्छी नहीं रही। वेंजर अपने सिस्टर से कहते हैं मुझे लगता है कि हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा पहले कभी नहीं देखा होगा। बाहर जाते ही जिन्हों को कॉल करता है, कहता है जैसा तुमने कहा था 600 मिलियन अकाउंट में आ चुके हैं, वैसे तुमने वो कैंसर टेस्ट किसको बेच दिए। जिन्हों से कहता है ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन फिर से व्हाइट गेट के ऑफिस का होता है। असिस्टेंट भागता हुआ वेंजर के पास आता है और कहता है मैंने मेरी बात सुनी, हमारे एरिया में 3 सी रैंक की गेट्स की बिल्डिंग हो रही थी और एक डंजन सिर्फ 10 मिलियन की बिक रही है और आप एक डंजन में 200 मिलियन लेकर आ गए हैं। यूजिनो की पार्टी में आज के लिए कोई भी ट्रेड खरीदा ही नहीं हुआ, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था। वेंजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मैं जिन्हों को अपनी टीम में भी नहीं ले सका और उसने मुझे लूट भी लिया और उसने बिना किसी डर के लिए सब कुछ कर दिया। उसने मुझे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया बिना इस बात के डर के कि मैं सबको उसके बारे में बता दूंगा। उसी वक्त वेंजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि जिन्हों की तरफ से होता है। जिन्हों वेंजर से कहता है इसके बाद हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। वेंजर कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे मैसेज करेगा, क्या उसने सिर्फ मेरे कार्ड को एक बार देखकर मेरा मोबाइल नंबर याद कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कम से कम उसका नंबर तो आ गया, क्योंकि उसे हम अपने व्हाइट टाइगर ब्रीड में हायर करना चाहते हैं। हमारी डील के लिए इतनी ज्यादा रकम कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इतनी ज्यादा रकम देने की वजह से मैं काफी मुश्किल में पड़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। जिन्हों एक जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपने जॉब चेंज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता है जिससे डंजन ओपन होती है। जिन्हों उस गेट से अंदर दाखिल हो जाता है, कहता है पता नहीं ये जॉब चेंज क्या है, मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस बार उसके सामने जो डंजन ओपन होती है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा अलग होती है। जिन्हों कहता है पता नहीं इसके अंदर कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। जिन्हों जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर नाइट्स होती है जिनकी हाथ में तलवारें होती है, उन पर अटैक करता है, जबकि वो नाइट्स भी उस पर अटैक करते हैं। जिन्हों को नाइट्स के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि ये आम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है, क्योंकि इंसानों की तरह है और उसके अलावा उनकी बॉडी आर्मर बहुत ज्यादा टफ है जिसकी वजह से जिन्हों की हिट्स पर असर नहीं कर रही। जिन्हों कहता है देखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन इसका आर्मर इतना ज्यादा मोटा है कि मेरा हंजर इसके आर पार नहीं जा रहा। साथ में ये बहुत ज्यादा भारी है इसलिए इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो है और इसके अटैक के पीछे ज्यादा फोर्स भी नहीं है। इसका गुड पॉइंट सिर्फ इसका डिफेंस है। जिन्हों कहता है इंस्टेंट डंजन के अंदर मैंने एक बड़े साउंड के साथ फाइट की थी जिसके स्केल्स इतने ज्यादा हार्ड थे कि मेरी तलवार उसकी बॉडी में नहीं घुस सकती थी। तब मैंने अपने हाथों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उसको मार डाला था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। जिन्हों जंप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है और उसके हेलमेट को अपने हाथों से पकड़कर खींचकर दूर लगा देता है। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने एक नाइट को मार डाला है। जिन्हों कहता है ये तो एक मॉन्स्टर भी नहीं है, ये तो एक डॉल टाइप मॉन्स्टर है, पता नहीं इसको यहाँ पर किसने भेजा है। अगर इस तरह के 2-4 मॉन्स्टर्स निकल आए तो मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिन्हों अपने पास एक निशान चलाता है और आगे चल पड़ता है और कहता है मेरे पास एक लुमिनस स्टोन नहीं है, प्लॉट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। इस डंजन के अंदर भी वही रूल है जैसा कि इंस्टेंट डंजन के अंदर था, जब तक मैं बॉस को नहीं मार देता तब तक मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी माना की एनर्जी को बचाकर रखना होगा। मेरी स्टेल्थ और वाइटर स्ट्राइक वाले दोनों ही बहुत ज्यादा माना की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा माना हट हो जाता है। अगर मुझे पहले से पता होता कि मुझे यहाँ पर आना है तो मैं अपने माना के पॉइंट्स को पहले ही बढ़ा लेता। मुझे इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई भी हीलर नहीं है और ना ही मैं इस डंजन से वापस जा सकता हूँ। ये डंजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, पता नहीं इस डंजन को क्लियर करने में कितने ज्यादा घंटे लगेंगे या फिर कितने ज्यादा दिन लगेंगे और मेरे पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं है। ये तो वाकई में बहुत ही बुरा होने वाला है और यहीं पर या तो शायद घंटे में ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तो मुझे एक हफ्ता भी लग सकता है। साथ ही जिन्हों को याद आता है कि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की, अगर मैंने अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया तो फिर से मुझे रेगिस्तान में पेनल्टी के तौर पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर वो बड़ा सा सैनिक मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे जल्दी से अपनी जॉब ढूंढनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है अगर मुझे पेनल्टी मिलती है और मुझे रेगिस्तान में भेजा जाता है तो क्या पता मैं सैनिक मॉन्स्टर को भी हरा सकूं। लास्ट टाइम तो मैं सिर्फ डर से भाग रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके सामने और भी बहुत सारी लाइट्स निकल आती है। जिन्हों अपनी विशाल को नीचे फेंक देता है और आगे बढ़कर उस नाइट को जोरदार पंच मारता है। उसी के साथ एक और नाइट निकल आता है, जिन्हों दोनों को मार देता है। वहीं पर एक नाइट साइड पर खड़ा होता है, जिन्हों ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने घुटने से उसके सर को बिछा देता है और उसी के साथ खड़े चौथे वाले नाइट पर जंप करते हुए उसकी गर्दन को अपने बाजू में पकड़ लेता है और दबाते हुए उसके सर को तोड़ देता है और उसी के साथ उसके पास विंडो ओपन होती है और उससे कहा जाता है कि तुमने 3 नाइट्स को मार दिया है। जिन्हों में से एक नाइट के पास बैठता है तो उसके पास एक आइटम मिलती है। जिन्हों कहता है इनमें से ज्यादातर के पास इस तरह की आइटम नहीं निकल रही। उसके पास विंडो बताया जाता है कि उसे एक पैसों की बड़ी थैली मिली है और साथ में उसे चेस्ट आर्मर मिला है। चेस्ट आर्मर के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो इससे तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है। जिन्हों चेस्ट आर्मर को पहन लेता है और उसके हाथ में वो बैग होता है जिसके अंदर पैसे हैं। जिन्हों जैसे छोटी थैली को खोलता है तो उसे बताया जाता है कि तुमने अपने लेदर पाउच को खोल लिया है, उसके अंदर 30,000 गोल्ड है। उसी वक्त जिन्हों को कुछ महसूस होता है जैसे कोई उस पर अटैक करने वाला है। जिन्हों अपने हंजर को ऊपर की तरफ मारता है जो कि अंदर धंस जाता है। उसके सामने एक नाइट होता है जो कि उसी की तरह का एक मूव इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे कि जिन्हों टाइशिक स्टैल को इस्तेमाल करते थे और साथ ही विंडो ओपन होती है और जिन्हों से कहा जाता है कि तुमने एक नाइट को मार दिया है। जिन्हों से देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है यहाँ के मॉन्स्टर तो स्टेल्थ स्किल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी वक्त पीछे से एक नाइट आता है जो कि मैजिक स्किल को इस्तेमाल करते हुए जिन्हों पर बार बार अटैक करता है। जिन्हों कहता है स्टेल्थ वाला स्किल टाइशिक का था जबकि मैजिक वाला स्किल लांसो के साथ ही ग्लू वन का था। भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं सब कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा।
जिनू कहता है ये डेंजर में वाकई में बहुत ज्यादा हास है और यहाँ पर बहुत सारे मुख्य किस्म के एनिमी है, तो मुझे बहुत सारे स्टेप्स को इस्तेमाल करना होगा, अपने डिफरेंट स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए हर एक को हराना होगा। नाइट्स के लिए अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना होगी, स्कल के लिए अपनी सेंस को इस्तेमाल करना होगा, मैजिक के लिए वाइटैलिटी को इस्तेमाल करना होगा। जिनू कहता है मुझे इनके साथ फाइट भी करनी है और अपने माना को जाकर रखना है, क्योंकि अभी मुझे बहुत के साथ भी फाइट करनी है। अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को यहीं पर जाया कर दूंगा तो मैं आगे जाकर क्या करूंगा? मेरा फटीग लेवल भी बढ़ता जा रहा है और मेरे पास कोई हीलिंग एबिलिटी भी नहीं है। जिनू सारे नाइट्स के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक जाता है, कहता है जितनी ज्यादा ये लंबी फाइट चलेगी उतना ज्यादा मैं थकता जाऊंगा, मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है। जिनू वहीं पर बैठ जाता है, कहता है मुझे कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करके बैठना होगा ताकि मेरा फटीग लेवल कम हो सके। लेकिन उसी वक्त एक तीर अंदाज उस पर अटैक करता है। जिनू जल्दी से उस तीर को पकड़ लेता है और कहता है ये लोग तो मुझे आराम से बैठने भी नहीं दे रहे। जिनू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है। उन सारे नाइट्स को मारने के साथ साथ उसे बहुत सारी आइटम्स भी मिलती जाती है, जिनमें उसे एक वाटर बॉटल भी मिलती है, वो पानी पीना शुरू कर देता है। साथ में उसे गोल्ड की एक और थैली मिलती है। जैसे वो उस थैली को खोलता है उस थैली के अंदर से 20,000 गोल्ड निकलते हैं। जिनू उन सारे नाइट्स को मारने के बाद कहता है मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ, और साथ ही उसके पास बहुत सारे आर्मर्स भी होती है, जिसमें उसे बाजू का आर्मर होता है, पाँव का आर्मर होता है, जबकि तीर अंदाज के ग्लव्स और एक मैजिशियन की रिंग भी मिलती है। जिनू कहता है मेरी दुकान भी कम हो चुकी है, अब मुझे आगे चलना होगा। फिर जिनू चलते हुए एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर रुकता है। जिनू कहता है चाहे मैं बहुत ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इस दरवाजे के पीछे जो भी मॉन्स्टर है मैं उसे हरा सकता हूँ। जिनू उस बड़े से दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है और कहता है यहीं पर बॉस है, मुझे उससे फाइट करना है। जिनू जैसे अंदर जाता है विशाली जलना शुरू हो जाती है। सामने एक किंग की कुर्सी पड़ी होती है, लेकिन उस पर कोई भी किंग नहीं बैठा होता, जबकि किंग के थ्रोन के साइड से एक बड़ा सा नाइट निकलता है। जिनू कहता है मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल लेयर डंडे में महसूस हुआ था। वहीं पर सामने एक रेड कलर की आर्मर में एक बड़ा सा नाइट आकर खड़ा हो जाता है। जिनू कहता है मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसी से निकल रही है। उस बड़े से नाइट के ऊपर उसका नाम लिखा होता है जो कि डार्क रेड कलर में होता है। उसका नाम होता है लॉर्ड रेड कमांडर इग्रिस। जिनू कहता है इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, इसका मतलब ये बाकी सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे इसी नाइट से फाइट करना है जो कि एम्प्टी थ्रोन की हिफाजत कर रहा है। इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाते हुए जिनू पर अटैक करता है। जिनू जल्दी से नीचे बैठ जाता है। इग्रिस की तलवार जैसे उसके ऊपर से घूमती है, पीछे एक बड़ा सा पिलर होता है जो कि टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिनू कहता है इसने इतनी आसानी से पिलर को तोड़ दिया, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। जिनू भी अपने डैगर को निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका डैगर उसके सीन के अंदर नहीं जाता, क्योंकि इग्रिस का आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मानो इग्रिस फिर से अपनी तलवार से जिनू पर अटैक करता है। जिनू जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जिनू जल्दी से उसके पीछे की तरफ आ जाता है और कहता है आर्मर के बारे में कहा गया था कि अगर आपकी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ 80 से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम नहीं हो रही, वरना इसके आर्मर की वजह से इसकी स्पीड कम होना चाहिए थी। मेरा डैगर इसकी आर्मर के अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका आर्मर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको हरा पाऊंगा। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिनू साथ ही अपने डैगर को वापस अपनी इन्वेंटरी में रख लेता है। कहता है अगर मेरा डैगर इसके सामने बेकार है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास अपने हाथों को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। इग्रिस जैसे जिनू की तरफ देखता है कि उसने अपने हंजर को रख दिया है, इग्रिस भी अपनी तलवार को दूर रख देता है और साथ ही अपने कंधों से अपने रोक को भी उतार देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिनू कहता है क्या ये मेरी नकल कर रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। जिनू भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इग्रिस जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और स्पीड के साथ जिनू के पेट में मुक्का मारता है और साथ ही अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जिनू को पीछे दीवार के साथ पटक देता है। जिनू अभी यही सोच रहा होता है कि इसके एक ही पंच से मेरी हालत बुरी हो गई है। उसी वक्त इग्रिस फिर से आगे बढ़ता है और उस पर पंच मारता है। जिनू जल्दी से अपने बाजू को आगे की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है और पीछे की दीवार टूट जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। जिनू जल्दी से निकलकर पीछे की तरफ आ जाता है। जिनू कहता है हालांकि मैंने अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी एचपी 500% तक गिर गई है। अगर मेरे पास कोई बॉडी आर्मर नहीं है तो इसका मतलब मैं इसके सामने फाइट में नहीं कर पाऊंगा। ये तो अपनी तलवार के बिना ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस तरह के मोर्चर के सामने मेरा तो फाइट करने का कोई चांस ही नहीं है। जिनू साथ ही अपने स्पीड के स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है अगर मेरी स्ट्रेंथ इससे कम है तो क्या हुआ, मेरे पास स्पीड तो है। जिनू स्पीड के साथ उसकी तरफ जाता है, उसे पंच मारता है, लेकिन साथ ही इग्रिस उसके ऊपर से उसे कोनी मारता है। जिनू जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए उसके कोनी के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर साथ ही दोनों पंचेस की बरसात होनी शुरू हो जाती है और वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। लेकिन पंचेस की इस फाइट में जिनू हार जाता है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। जिनू को एक बहुत ही क्रिटिकल हिट लगती है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ 30% से कम आ जाती है। जिनू नीचे की तरफ गिर रहा होता है और कहता है मुझे अभी भी गिव अप नहीं करना, मुझे लेवल अप करना है। और नीचे गिरने से पहले ही इग्रिस के चेहरे पर किक मारता है, लेकिन इग्रिस उसके पाँव को पकड़ लेता है तो अपने दूसरे हाथ की मदद से जिनू के पेट में पंच मारता है, जिससे जिनू दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है। तो वो जहाँ जाकर दीवार के साथ गिरता है वहीं नीचे थ्रोन पड़ा होता है। जिनू ऊपर से नीचे गिरते हुए सीधा आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। जिनू बहुत ज्यादा ज़हनी होता है। जिनू क्योंकि बहुत ज्यादा ज़हनी होता है वो थ्रोन के ऊपर अपनी गर्दन लटकाकर बैठा होता है। इग्रिस जल्दी से उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ का इशारा करते हुए अपनी तलवार को अपने पास बुला लेता है और साथ ही जिनू की गर्दन को काटने के लिए अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर चलाता है। लेकिन जिनू अपने हाथ पर आर्मर इस्तेमाल करता है और उसकी तलवार को पकड़ लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ में अपने हंजर को बाहर निकाल लेता है और अपने हंजर को घुमाते हुए सीधे इग्रिस की आंख में दे मारता है। इग्रिस थोड़ी देर के लिए अपना फाइटिंग कंट्रोल खो देता है। जिनू जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसको कमर से अपने बाजू में पकड़ लेता है और उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ नीचे गिरा देता है। इग्रिस अपनी आंख में लगे हुए जिनू के डैगर को अपने हाथ से निकाल लेता है। जिनू